जनन। जीवों में जनन। आइए इस चैप्टर पर विचार करें कि जीवों में जनन की क्या प्रक्रिया है। जीवों में जनन, इसमें दो शब्द आते हैं, एक जीव आता है और एक जनन। जीव का मतलब वह उस पदार्थ से है जिसमें जीवन के लक्षण पाए जाते हैं, और जनन का मतलब ये है कि फिर जीव अपनी जैसी कृति उत्पन्न करे। संपूर्ण ब्रह्मांड में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक वे पदार्थ होते हैं जिनमें जीवन के लक्षण मिलते हैं, एक वे पदार्थ होते हैं जिनमें जीवन के लक्षण नहीं मिलते। जिन पदार्थों में जीवन के लक्षण मिलते हैं उनको जीव कहते हैं, जबकि जिन पदार्थों में जीवन के लक्षण नहीं मिलते उनको निर्जीव पदार्थ कहा जाता है। तो इस चैप्टर के हेडिंग में जो दो शब्द थे उसमें से एक जीव और एक जनन, ये स्पष्ट हुआ कि जीव क्या है। दूसरा जो शब्द है वो जनन है। इस जनन का मतलब ये हुआ कि जीवन के लक्षण में सजीव पदार्थों का ये प्रमुख लक्षण है। जीवों या सजीव पदार्थों में होने वाली यह एक जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी जीव अपनी जैसी कृति उत्पन्न करता है। मतलब क्या हुआ कि अगर सरसों के बीज का आरोपण किया जाता है तो सरसों का पौधा प्राप्त होता है। फिर उस पौधे में पुष्प लगते हैं और पुष्प से पुनः बीज निर्माण होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें हुई। एक तो यह बात हुई कि सरसों के बीज से सरसों का ही पौधा प्राप्त हुआ, और दूसरी प्रक्रिया जो हुई वो ये हुई कि एक बीज से हमको कई बीज प्राप्त हुए। अब उन सभी बीजों का जब भूमि में आरोपण होगा तो हमको एक से अधिक पौधे प्राप्त होंगे। तो जनन सजीवों में अथवा जीवित पदार्थों में अथवा जीवों में होने वाली वो जैविक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जनक जैसे समान लक्षण वाले कृति या रचना प्राप्त होती है। इन कृतियों अथवा रचनाओं को संतति जीव कहते हैं। जनन का दूसरा पक्ष ये है कि ये जीवन की निरंतरता को बनाए रखता है। तो फिर जीवों में जनन का मतलब ये हुआ कि जीवित पदार्थों की संपूर्ण प्रक्रिया में होने वाली वो जटिल प्रक्रिया, उसके जीवन में होने वाली वो जटिल प्रक्रिया जिसके अंतर्गत वह अपनी जैसी संतान उत्पन्न करता है, जिससे जीवन की निरंतरता बनी रहती है, जीवों में जनन कहलाती है। अब आइए इस प्रक्रिया पर विचार करें कि ये जीवन की निरंतरता या फिर संतानों की उत्पत्ति कितने प्रकार से हो सकती है। मतलब ये हुआ कि जीवों में जनन की प्रक्रिया कितनी प्रकार से होती है, इसे जनन का प्रकार कहते हैं। जनन के प्रकार। जीवों में जनन की प्रक्रिया तीन प्रकार से चलती है। जीवों में जनन की प्रक्रिया तीन प्रकार से चलती है। एक प्रक्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन, इसको अंग्रेजी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन, इसको अंग्रेजी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। और तीसरा जो प्रकार है वो सेक्सुअल लैंगिक जनन कहलाता है।
लैंगिक जनन, इसको अंग्रेजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जीवों में जनन की प्रक्रिया 3 प्रकार से संपादित होती है। पहली प्रक्रिया अलैंगिक जनन कहलाती है, इसको अंग्रेजी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया गाइड जनन कहलाती है, इसको अंग्रेजी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। और तीसरी प्रक्रिया जो है वो लैंगिक जनन कहलाती है, उसको अंग्रेजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब आइए इस पर विचार करें कि लैंगिक और अलैंगिक जनन की प्रक्रिया जीवों में किस प्रकार से होती है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन asexual reproduction, asexual reproduction। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो खास बात है उसमें आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके लक्षण क्या है, इससे लाभ क्या है और इससे हानि क्या है। आमतौर से जनन की प्रक्रिया में 2 जनकों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अलैंगिक जनन ये एक ऐसा जनन है जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, यानी अलैंगिक जनन केवल एक जनक से जलने वाली क्रिया है, इसीलिए इस प्रकार के जनन को एकल जीव जनन, एकल जीव जनन कहा जाता है। प्रश्न ये पड़ता है कि अलैंगिक जनन को एकल जीव जनन क्यों कहते हैं। अलैंगिक जनन को एकल जीव जनन क्यों कहते हैं। आमतौर से जनन की प्रक्रिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है, एक नर और एक मादा। लेकिन अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता पड़ती है, दूसरे जनक की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इसको एकल जीव जनन कहते हैं। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि इसमें किसी विशिष्ट अंग, किसी विशिष्ट अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी जनन की प्रक्रिया के लिए किसी विशिष्ट अंग की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा, ये अयुग्मकी जनन है, अयुग्मकी जनन। ठीक है, यानी इसमें युग्मक निर्माण की क्रिया नहीं, इसीलिए इसे अयुग्मकी जनन कहते हैं। इसमें युग्मकों के निर्माण की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब युग्मक नहीं बनते तो निषेचन नहीं होता, जब निषेचन नहीं होगा तो भ्रूण के विकास की जो लंबी प्रक्रिया है वो इसमें नहीं होगी। तो जब इतनी जटिल प्रक्रियाएं इसमें नहीं होगी तो अलैंगिक जनन की क्रिया कम समय में तीव्र गति से होने वाली क्रिया होगी। कम समय में तीव्र गति से होती है, कम समय में तीव्र गति से होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जनन की प्रक्रिया में एक जीव से अनेक जीव बनते हैं। एक जीव से अनेक जीव बनने का मतलब ये हुआ कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होगी। तो इस प्रकार का जो जनन होगा अलैंगिक जनन की क्रिया
प्रक्रिया ये एक कोश की जंतुओं में भी होगा और बहुकोश की जंतुओं में भी होगा। तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में कोई किस प्रकार का कोशिका विभाजन होगा? सामान्यतः अलैंगिक जनन की प्रक्रिया समसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। यानी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में जो कोशिका विभाजन होगा वो समसूत्री होगा और इसी समसूत्री होने के कारण इसे सोमैटोजेनिक कहते हैं। मतलब इनमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में कोशिका का विभाजन समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, इसलिए अलैंगिक जनन की क्रिया सोमैटोजेनिक कहलाती है। तो प्रश्न ये हुआ कि अलैंगिक जनन की क्रिया को सोमैटिक जनिक क्यों कहते हैं? अलैंगिक जनन की क्रिया सोमैटोजेनिक क्यों कहलाती है? कारण इसका यह है कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में कोशिका का विभाजन समसूत्री होता है। इसी समसूत्री विभाजन के कारण अलैंगिक जनन की प्रक्रिया सोमैटोजेनिक कहलाती है। अगली विशेषता में यह है कि जब जनक से संतति कोशिकाएं बनेंगी, जब जनक जीव से संतति जीव बनेंगे, तो क्या संतति जीवों के लक्षण अपने जनक से मेल खाते हैं या अपने जनक से भिन्न होते हैं? अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में जो संतति पीढ़ी प्राप्त होती है या जो संतानें प्राप्त होती है वो अपने जनकों से पूर्ण रूप में समान होती है। तो वे संतति पीढ़ी या वे संतानें जो अपने लक्षण में अपने जनक के पूर्णतः समान होते हैं उनको क्लोन कहते हैं। यानी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में क्लोन का निर्माण होता है। क्लोन का निर्माण होता है मतलब क्लोन वे जीव है जनन की प्रक्रिया में प्राप्त होने वाली वे संतानें हैं जो अपने जनक के समान गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। चूंकि इसमें समसूत्री विभाजन है इसलिए गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी जनक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो होगी संतति कोशिका में भी गुणसूत्रों की संख्या वही होगी। यानी गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। गुणसूत्रों की संख्या समान होगी। तब जब गुणसूत्रों की संख्या समान होगी, गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई क्रॉसिंग और या काइस्मेटा फॉर्मेशन नहीं होगा। चूंकि ये समसूत्री विभाजन है, माइटोटिकली डिवाइड हो रही कोशिका, इसलिए इस प्रकार के विभाजन में जो संतति पीढ़ी प्राप्त होगी, जो संतति कोशिका प्राप्त होगी या जो संतानें प्राप्त होंगी वे वही आनुवंशिक गुण प्रदर्शित करेंगे जो उनके जनकों के हैं। तात्पर्य इसका यह है कि जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब आनुवंशिक गुणों में शुद्धता बनी रहेगी। आनुवंशिक गुण शुद्ध होंगे, आनुवंशिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब आनुवंशिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इसके डिफेक्ट्स भी हैं। तो डिफेक्ट्स का मतलब क्या होगा कि ये वो लक्षण थे जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। ये वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो हम अलैंगिक जड़ों में जनन की प्रक्रिया के लाभ के रूप में ले सकते हैं। ये वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है
जो अलैंगिक जनन की विशेषता को बताते हैं। अब इस अलैंगिक जनन के ड्रॉबैक क्या है, इस अलैंगिक जनन से हानि क्या है? हानि ये है कि हमको नए गुण धर्म वाले संतानें प्राप्त नहीं हो पाती। मतलब गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो नए लक्षण के जीव नहीं प्राप्त होंगे, नई जातियों की उत्पत्ति नहीं होगी। जीवन में निरंतरता तो बनी रहेगी लेकिन नई जातियों की उत्पत्ति नहीं होगी। दूसरी जो मुख्य हानि इसमें ये है वो ये है कि आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी दुर्बल होते जाएंगे, आनुवंशिक लक्षणों में दुर्बलता होगी। और तीसरा मुख्य हानि इसमें ये है कि लक्षणों की शुद्धता तो बनी रहेगी लेकिन हानिकारक लक्षणों को रोका नहीं जा सकता है। यानी अगर कोई आनुवंशिक रोग है या किसी भी प्रकार की व्याधियां हैं जो कि आनुवंशिक लक्षणों से मेल खाती है या आनुवंशिक गुणों पर आधारित है, उन पर रोक नहीं लगाई जा सकती। तो ये वो स्थितियां हैं जिनमें हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अलैंगिक जनन की क्या विशेषता है, अलैंगिक जनन होता क्या है और इस अलैंगिक जनन के लाभ क्या है, इस अलैंगिक जनन से होने वाली हानि क्या है। अब इसके दूसरे पक्ष में हम विचार करेंगे कि जीव कितने प्रकार से अलैंगिक जनन की प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जीवों में अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के प्रकार, काइंड्स ऑफ asexual reproduction, kinds of asexual reproduction. जीवों में जनन की तीन प्रक्रियाएं होती हैं। एक प्रक्रिया अलैंगिक जनन की कहलाती है, दूसरी प्रक्रिया कायिक जनन की कहलाती है, जबकि तीसरी प्रक्रिया लैंगिक जनन की कहलाती है। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया एक कोश की और बहुकोश की दोनों प्रकार के जीवों में होती है। अलैंगिक जनन के अंतर्गत कोई भी जीव, चाहे वो एक कोश की हो अथवा बहुकोश की हो, निम्न विधियों द्वारा जनन की प्रक्रिया प्रदर्शित करता है। ये है नंबर 1 विखंडन, इसको अंग्रेजी में फिशन कहते हैं। नंबर 2 खंडन, इसे अंग्रेजी में फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। फ्रैगमेंटेशन। नंबर 3 मुकुलन, इसे अंग्रेजी में बडिंग। नंबर 4 बीजाणुजनन, इसको अंग्रेजी में स्पोरुलेशन कहते हैं। नंबर 5 कलिका, अंग्रेजी में गेम्यूल। और नंबर 6 पुनरुद्भवन, इसको अंग्रेजी में रीजनरेशन कहते हैं। ठीक, यानी
अलैंगिक जनन की विधियों में ये कुल 6 विधियां हैं। इनमें से पहली विधि विखंडन कहलाती है, इसको अंग्रेजी में फिशन कहते हैं। दूसरी विधि खंडन कहलाती है, इसको अंग्रेजी में फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। तीसरी विधि मुकुलन कहलाती है, इसको अंग्रेजी में बडिंग कहते हैं। चौथी विधि बीजाणु जनन कहलाती है, इसको अंग्रेजी में स्पोरुलेशन कहते हैं। पांचवी विधि कलिका कहलाती है, इसको अंग्रेजी में गेम्यूल कहते हैं। और छठी विधि के अंतर्गत पुनरुद्भवन की क्रिया होती है, इसको अंग्रेजी में रीजनरेशन कहते हैं। इन 6 विधियों द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया चलती है। अब ये समझें कि विखंडन की प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। विखंडन, फिशन, विखंडन या फिशन यह अलैंगिक जनन की विधि है। इसके अंतर्गत कोशिकाओं में एमाइटोटिकली कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है। विभाजन की प्रक्रिया में जनक कोशिका एक, दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। जो संतति कोशिकाएं बनती हैं उनमें आवश्यक है कि उन संतति कोशिकाओं में नाभिक का भी पार्ट हो। वे संतति कोशिकाएं फिर विकसित होकर के वृद्धि करके नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ये विखंडन की क्रिया है। जीवों में विखंडन निम्न प्रकार से होता है। नंबर 1, द्विविखंडन, इसको अंग्रेजी में बाइनरी फिशन, इसको अंग्रेजी में बाइनरी फिशन। नंबर 2, बहुविखंडन, इसको अंग्रेजी में मल्टीपल फिशन। नंबर 3, प्लाज्मोटोमी, ये हिंदी में भी प्लाज्मोटोमी कहलाता है। यानी अलैंगिक जनन की इस विधि में कोई भी जीव इन 3 विधियों द्वारा विभाजित होता है। इन 3 विधियों द्वारा उनमें जनन की प्रक्रिया होती है। इसमें से पहली द्विविखंडन कहलाती है, इसको अंग्रेजी में बाइनरी फिशन कहते हैं। दूसरा बहुविखंडन है, यह अंग्रेजी में मल्टीपल फिशन कहलाता है। और तीसरा प्लाज्मोटोमी है, ये हिंदी में भी प्लाज्मोटोमी कहलाता है। अब द्विविखंडन की क्रिया कैसे होती है? द्विविखंडन की क्रिया में जनक कोशिका सूत्री विभाजन द्वारा दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। मतलब इसमें जनक कोशिका सूत्री विभाजन द्वारा माइटोटिकली विभाजित होकर के 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये कोशिकाएं संतति कोशिकाएं कहलाती हैं। सामान्यतः इस प्रक्रिया में एक जीव से 2 नए संतति जीवों का निर्माण होता है। बाइनरी फिशन की प्रक्रिया हम अमीबा में, पैरामीशियम में और यूगलिना में देख सकते हैं। विभाजन की इस प्रक्रिया को 3 रूपों में बांटा जाता है। एक प्रक्रिया सरल सिंपल कहलाती है। दूसरी प्रक्रिया अनुदैर्घ्य
लॉन्गिट्यूडनल। और तीसरी प्रक्रिया है अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स रूप में होती है। यानी जनक कोशिका में द्विविखंडन की क्रिया सरल, सिंपल, अनुदैर्घ्य, लॉन्गिट्यूडनल और अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स 3 प्रकार की होती है। अब इसे हम देखें कि किस प्रकार से ये द्विविखंडन की क्रिया विभिन्न जीवों में किस प्रकार से होती है। ये अमीबा है। अमीबा में ये इसका केंद्रक है। केंद्रक के बाहर ये कोशिका द्रव्य है। बाइनरी फिशन की प्रक्रिया में यानी द्विविखंडन की क्रिया में इसका केंद्रक दो संतति केंद्रकों में विभाजन की प्रक्रिया प्रदर्शित करता है। दो संतति केंद्रकों में विभाजन की प्रक्रिया प्रदर्शित करता है। विभाजन की इस प्रक्रिया में इसका जनक केंद्रक विभाजित होकर के दो संतति केंद्रकों का निर्माण करता है। दो संतति केंद्रकों का निर्माण होता है। संतति केंद्रक बनने के बाद जनक अमीबा संतति केंद्रक बनने के बाद जनक अमीबा दो संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया प्रदर्शित करता है। विभाजन की इस प्रक्रिया में उसका कोशिका द्रव्य भी विभाजित हो जाता है। इस विभाजन के फलस्वरूप दो संतति कोशिकाएं बनती हैं जो कि स्वतंत्र अमीबा का निर्माण करती हैं। मतलब एक जनक अमीबा से दो संतति अमीबा का निर्माण होता है। चूंकि इस प्रकार के अलैंगिक जनन में विखंडन की प्रक्रिया में एक जीव से दो जीव का निर्माण हुआ, इसलिए विखंडन की ये प्रक्रिया द्विविखंडन अर्थात बाइनरी फिशन कहलाती है। यह बाइनरी फिशन सामान्य प्रकार का हुआ। इसमें सामान्य विधियों द्वारा एक जनक कोशिका विभाजित होकर के दो संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, इसलिए यह विखंडन सामान्य विखंडन कहलाता है। अब आइए देखें कि विखंडन की ये प्रक्रिया यूग्लिना में किस प्रकार से होती है। ये यूग्लिना का शरीर है।
केंद्रक है, और ये फ्लैजेला है। इस जनक युगलिना से द्विविखंडन की क्रिया में पहले इसका जनक केंद्रक दो संतति केंद्रकों का निर्माण करता है। ये दो संतति केंद्रक डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं। इसका फलक आमतौर से कोशिका विभाजन की प्रक्रिया दो फेज में होती है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया दो चरणों में होती है। एक चरण के अंतर्गत केंद्रक का विभाजन होता है, जबकि दूसरे चरण के अंतर्गत कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया कैरियोकाइनेसिस कहलाती है, जबकि कोशिका द्रव्य विभाजन की क्रिया साइटोकाइनेसिस कहलाती है। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया में या कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में कैरियोकाइनेसिस पहले होता है, तब साइटोकाइनेसिस होता है। अब यहाँ केंद्रक का विभाजन हो गया, दो संतति केंद्रकों का निर्माण हुआ। निर्माण की इस प्रक्रिया के बाद संपूर्ण युगलीना लॉन्गिट्यूडनली अनुदैर्घ्य रूप से दो कोशिकाओं में बंटने का प्रयास करती है। ये जनक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में बंटने का प्रयास करती है। विभाजन की इस प्रक्रिया में कैरियोकाइनेसिस के बाद ये साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया पूरे जनक कोशिका में अनुदैर्घ्य रूप में यानी लॉन्गिट्यूडनली होता है। पुनः ये फरो विभाजन की हुई प्रक्रिया पूर्णतः संपन्न होती है। संपन्न होने की प्रक्रिया में यह पूरा युगलीना दो संतति युगलीना में परिवर्तित हो जाता है। दो संतति युगलीना में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ भी ये जनक युगलीना है। यह जनक युगलीना दो विखंडन की क्रिया के द्वारा दो संतति युगलीना का निर्माण करता है, लेकिन दो विखंडन की ये क्रिया लॉन्गिट्यूडनल हुई, इसलिए ये बाइनरी फिशन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन कहलाता है। अब यही बाइनरी फिशन हम पैरामीशियम में देखें कि किस प्रकार से होता है। पैरामीशियम में भी जनक पैरामीशियम बाइनरी फिशन दो विखंडन के द्वारा
दो संतति पैरामीशियम का निर्माण करता है। ये पैरामीशियम है, इसको स्लीपर एनिमलिक्यूल भी कहते हैं। कारण ये है कि ये चप्पल अथवा जूते के तलवे के आकार का होता है। इस पैरामीशियम में दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो। पैरामीशियम में दो प्रकार के केंद्रक हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो। ये पैरामीशियम का सीलिया है, जो कि इसका प्रचलन अंग है। जैसे अमीबा में सीरोपोडिया और यूगेलिना में उसकी कशाभिका। बाइनरी फिशन की प्रक्रिया में संपूर्ण यूगेलिना में उसका केंद्रक दो संतति केंद्रकों में विभाजित होता है। दो संतति केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। ये इसका सीलिया है, ये सीलिया है। दो संतति केंद्रकों में विभाजन में ये मैक्रो और माइक्रो, ये दो संतति केंद्रक बनते हैं। संतति केंद्रकों के निर्माण के बाद संपूर्ण पैरामीशियम की कोशिका एक सेप्टम द्वारा विभाजित हो जाती है। एक सेप्टम द्वारा विभाजित हो जाती है। विभाजन की इस प्रक्रिया में दोनों कोशिकाओं में संतति केंद्रक बनते हैं। पुनः ये दोनों विभाजित कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक होकर के, दोनों विभाजित कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक होकर के संतति अमीबा संतति पैरामीशियम का निर्माण, संतति पैरामीशियम का निर्माण करते हैं। ये पैरामीशियम में द्वितीय खंडन है। द्वितीय खंडन की इस क्रिया में एक जनक पैरामीशियम ट्रांसवर्सली यानी अनुप्रस्थ रूप में विभाजित होकर के दो संतति पैरामीशियम का निर्माण करती है। तो आपने देखा किस प्रकार से ये द्विविखंडन की क्रिया हुई। द्विविखंडन की क्रिया अमीबा में भी हुई, द्विविखंडन की क्रिया यूगेलिना में भी हुई और द्विविखंडन की क्रिया इस पैरामीशियम में भी हुई। अमीबा में द्विविखंडन की क्रिया ये सामान्य सिंपल सरल प्रकार से हुई। यूगेलिना में द्विविखंडन की ये क्रिया लॉन्गिट्यूडिनली हुई।
जबकि पैरामीशियम में द्विविखंडन की ये अलैंगिक जनन की प्रक्रिया विखंडन के द्वारा हुई। विखंडन 3 प्रकार से होगा, द्विविखंडन, बहुविखंडन और प्लाज्मोटोमी। ये द्विविखंडन की क्रिया है जो सरल, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स 3 प्रकार से चले। अब अगले चरण में हम एक कोशिका से एक से अधिक कोशिकाओं का निर्माण कैसे होगा, एक कोशिका से एक से अधिक कोशिकाओं का निर्माण कैसे होगा, ये मल्टीपल फिशन, बहुविखंडन और प्लाज्मोटोमी के अंतर्गत पढ़ेंगे।